वेलकम फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल द नॉलेज हब में आप लोगों का स्वागत है। ये सेकंड पार्ट है मेरी पहली वीडियो का, जो थी फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार। जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ वो मेरी पहली वीडियो देखें, जिसमें हमने राइट टू इक्वलिटी और राइट ऑफ फ्रीडम को पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन को पढ़ेंगे। ओके, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन जो आर्टिकल 23 से 24 में दिया गया है, भारत के संविधान के अनुसार आर्टिकल 14 क्या बताता है? वो बताता है कि हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बेगिंग या फोर्स लेबर वो एक क्राइम है। आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड बेगर फोर्स लेबर। किसी भी मजदूरी, फोर्सफुली मजदूरी या ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इंसानों को खरीदना और बेचना संविधान के खिलाफ है। और आर्टिकल 24 जो बताता है कि 14 साल से कम आयु के बच्चे को हम नौकरी पे नहीं रख सकते, उससे हम काम नहीं ले सकते, जो आर्टिकल 24 के तहत वो गैर कानूनी है। अगला फंडामेंटल राइट है, वो आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत एक सेकुलर स्टेट है, जिसे हम कहते हैं भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। वो क्यों है? क्योंकि वो भारत के संविधान में दिया गया है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये भारत के संविधान, हमारे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 25 से 28 तक दिया गया है। आर्टिकल 25, 26, 27, 28 में भारत में सभी प्रकार के धर्मों को एक समानता दी गई है, ताकि भारत में जो सेकुलरिज्म का कंसेप्ट है, धर्मनिरपेक्षता का, वो बना रहे। जो इस फंडामेंटल राइट्स के जो मेन पॉइंट आता है, वो आता है ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। मतलब भारत के कानून, संविधान की नजर में हर एक धर्म को समान अधिकार है। और इसी राइट के तहत, इसी फंडामेंटल राइट के तहत, हम भारत के हर एक नागरिक को अपने बिलीफ के अनुसार वो भारत में कैसे भी रह सकता है, बोल सकता है, पीसफुली और पब्लिकली। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, क्रिश्चियन हूँ, सिख हूँ, बौद्धि हूँ, जैनी हूँ, मुझे संविधान ये अधिकार देता है कि मैं अपने बिलीफ अनुसार रह सकता हूँ। मतलब कोई मुझे नहीं बोल सकता कि मैं ऐसे रहूँ या वैसे रहूँ। मैं अपने बिलीफ, अपने धर्म के अनुसार रह सकता हूँ। अगर मैं एक धर्म मानने वाला व्यक्ति हूँ, तो मैं अपने धर्म के अनुसार रह सकता हूँ। अगर मैं नास्तिक हूँ, तो मैं अपने बिलीफ के अनुसार रह सकता हूँ। अगर मैं आस्तिक हूँ, तो मैं अपने बिलीफ के साथ रह सकता हूँ। अगर नास्तिक हूँ, तो भी अपने बिलीफ के साथ रह सकता हूँ, पीसफुली एंड पब्लिकली। ये मुझे भारत के संविधान द्वारा अधिकार प्राप्त है। अगला जो आता है, वो आता है राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर, जो कि आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 तक दिया गया है। जो आर्टिकल 29 है, वो क्या बताता है? आर्टिकल 29 इज एम टू सेफ गार्ड द कल्चरल राइट्स ऑफ द माइनॉरिटी। जो आर्टिकल 29 है, वो मेन जो संबोधित करता है, वो करता है माइनॉरिटीज को, जो उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। जो इसके मेन पॉइंट आते हैं, इसमें आता है इफ अ सेक्शन ऑफ द सिटीजन possesses a distinct language, script और culture, then they shall have the right to conserve। इसके अनुसार कोई भारत में कोई अगर एक सोसाइटी रहती है जिसके जो अलग है भाषा, उसकी संस्कृति या उसके कल्चर के आधार पे, तो उसे ये अधिकार है कि अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को वो कंजर्व करके रख सके। और जो आर्टिकल 30 आता है, वो आता है, उसमें सिंपल बताया गया है कि आर्टिकल 30 के तहत कोई भी माइनॉरिटी वो कोई भी अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूट वो स्थापित कर सकती है, और तो और वो गवर्नमेंट से उसकी एड भी ले सकती है। इसीलिए हम देख सकते हैं कि हम लोग हमने मदरसे देखे हैं, हमने कैथलिक स्कूल देखे हैं, हमने बोध गयास देखी हैं। वो क्यों देखी हैं? क्योंकि उसका अधिकार है हमें। वो आता है आर्टिकल 30 के तहत। कोई भी माइनॉरिटी अपने अनुसार, अपने धर्म के अनुसार कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल सकती है। और इसीलिए आर्टिकल जो 30 आता है, वो एक टेक्निकली उसको एक पार्ट ही मानते हैं RTA का, जो है राइट टू एजुकेशन, जो हमने पहली वीडियो में देखा था। वो आर्टिकल 30 को, इसीलिए आर्टिकल 30 इज कॉल्ड द चार्टर ऑफ एजुकेशन राइट। ओके, तो हमारा जो अगला राइट आता है, वो आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि आर्टिकल 32 में बताया गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा। ओके, तो डॉक्टर
Ambedkar regarded Article 32 as the very heart and soul of the Constitution. डॉक्टर अंबेडकर द्वारा जो आर्टिकल 32 है वो हमारे फंडामेंटल राइट का जो दिल और आत्मा बताई गई है हमारे संविधान की। मतलब right to move the Supreme Court where the fundamental right has been infringed is itself a fundamental right। मतलब कि अगर हमारे किसी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है या हमारे फंडामेंटल राइट की अवहेलना होती है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जाना जहाँ हमारा फंडामेंटल राइट टूटा है या ब्रीच हुआ है, इन्फ्रिंज हुआ है, वो अपने आप में ही हमारा एक फंडामेंटल राइट है। मतलब ये गारंटी है हमारे जितने भी हमने अभी फंडामेंटल राइट पढ़े हैं आर्टिकल 14 से लेकर अभी आर्टिकल 32 तक पढ़े हैं, उन सब की गारंटी जो है वो आती है आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का हम उसे गार्डियन भी कह सकते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन भी कह सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है या हमारे फंडामेंटल राइट है जो उसका जो मेन गार्डियन है वो है सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो नोन एज गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके दोस्तों, तो अभी हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा, जो पढ़े थे हमने आर्टिकल 14 से आर्टिकल 32 तक। लेकिन अगर आप लोगों ने नोट किया होगा तो आर्टिकल 31 जो आर्टिकल 31 था वो मिसिंग था। तो वो आर्टिकल 31 क्या है? जो जब हमारा भारतीय संविधान बना था तब हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट थे, हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल कमेंस हुआ था। लेकिन अभी हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट है। तो हमारा 7वां फंडामेंटल राइट वो कहाँ गया? जो अब हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है लेकिन वो अब हमारा एक सिंपल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो वो क्या है? जो आर्टिकल 31 था वो पहले था राइट टू प्रॉपर्टी। जो राइट टू प्रॉपर्टी था आर्टिकल जो 30 में था उसको क्या था? वो था राइट टू प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी का अधिकार। इसके तहत जब भी कोई बच्चा अपनी माँ के पेट में जब जस्ट कंसीव भी होता है तभी उसे प्रॉपर्टी पे अधिकार मिल जाता था। ये पहले था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन अब वो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। क्यों नहीं है? आर्टिकल 32 राइट टू प्रॉपर्टी under which the right to property was a fundamental right was omitted by the constitutional 44th amendment act 1978। इसका मतलब है जब आर्टिकल हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की थी, जब टाइम टू टाइम जब हम संविधान में चेंजेस लाते हैं तो हम उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो जो 44th अमेंडमेंट थी 1978 में हुई थी उसमें हमने आर्टिकल 31 को राइट टू प्रॉपर्टी को वहां से हटा दिया था और हमने उसे एक सिंपल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया था, जो कि सिंपल किसी भी अन्य कानून के अनुसार उसका ट्रीट किया जाएगा, उसको ट्रीट किया जाएगा। तो दोस्तों, हमने अभी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो हमें फंडामेंटल राइट मिलते हैं हमने अपने फंडामेंटल राइट्स को पढ़ा और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। दोस्तों, ये मैं 2 वीडियो बना पाया हूँ 9-9 मिनट की और इसमें मैं जितना बता सकता था फंडामेंटल राइट्स के बारे में मैंने आपको इन शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। लेकिन इसके अलावा भी अगर किसी का फंडामेंटल राइट जो भी हमारे फंडामेंटल राइट हमारे मौलिक अधिकार है अधिक पढ़ना चाहते हैं, अधिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं, वो मुझे अपनी ईमेल आईडी कमेंट में मेंशन कर दे और मैं उन्हें फंडामेंटल राइट्स की एक पीडीएफ कॉपी मेल कर दूंगा और वो घर में अपने फंडामेंटल राइट को ब्रीफली पढ़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।